हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। यह है चैप्टर का 4th पार्ट और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन और मृदा अपरदन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृदा संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो है वो एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये सब आप लोग भी जानते हैं कि उसका पुनः चक्रण होता रहता है। तो भारत की जो मृदा है उसको कई भागों में बांटा जा सकता है क्योंकि भारत में कई प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जलोढ़ मृदा की। जो जलोढ़ मृदा है वो विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो जलोढ़ मृदा है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरी तरफ जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार की होती है। एक है पुरानी जलोढ़ बांगर और दूसरी है नई जलोढ़ खादर। तो जो बांगर मृदा है उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर में थोड़े महीन तत्व पाए जाते हैं। महीन होती है, वो काफ़ी बारीक होती है। तो दो तरह की है जलोढ़ मृदा। पुरानी जो है उसको बांगर कहते हैं और नई को खादर कहते हैं। उसके अलावा जलोढ़ जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, जैसे मैंने बताया। और ये गन्ने, चावल, गेहूँ, अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। उसके बाद दूसरी आती है हमारी काली मृदा। काली मिट्टी जो है इसका रंग काला है, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, और इसको रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। ये जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मृदा जो है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। उसके बाद आता है लाल और पीली मृदा। यह जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और इस मृदा का रंग जो लाल रंग है वो लोहा धातु के कारण होता है और पीला रंग जो होता है इसमें जो जल होता है उसकी वजह से, जल के कारण इसका रंग पीला होता है। तो लाल होने का कारण लोहा धातु है और पीला होने के कारण जल है। ठीक है। उसके बाद आता है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम। इनके पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी इस मिट्टी में उगाई जाती है और दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है काजू की फसल जो है इस मिट्टी में ज़्यादा उगाई जाती है। तो जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है, उसी तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है काजू की फसल के लिए मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। अब है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है इसका रंग होता है लाल और भूरा और ये रेतीली और लवणीय होती है, मतलब इसमें रेत के कण होते हैं और नमक की मात्रा होती है। तो नमक की मात्रा कभी कभी कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यह मृदा जो है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद आता है वन मृदा। वन मृदा जो है आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में, और नदी घाटियों में ये दोमट और शिल्टदार होती है। हिमालय के क्षेत्रों में अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है और नदी घाटी के क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग है, जैसे कि नदी घाटी जो है वहाँ पर कैसी होती है, शिल्टदार यानी कि चिकनी होती है। हिमालय के क्षेत्रों में अम्लीय और ह्यूमस रहित होते हैं, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा और ह्यूमस नहीं होता, यानी कि जो गले सड़े पदार्थ, पौधे और जानवरों के जो अवशेष जिससे मिट्टी जो है उपजाऊ रहती है वो चीज़ इसमें नहीं होती। नदी घाटी के क्षेत्र में यह जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब ये जो थे हमारे ये सारे मिट्टी के प्रकार थे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे उपजाऊ मृदा है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस तरह से लाल, पीली, लैटेराइट, मरुस्थली और वन मृदा, ये सारी मिट्टी जो है ये भारत में पाई जाती है। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन का अर्थ है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि जब मिट्टी का कटाव होता है और वो बह जाती है अपनी जगह से, तो उसको जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। इसके कुछ कारण है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मानवीय कारण जो है वन उन्मूलन, यानी कि वनों को काटा जाना, पेड़ों को काटा जाना, इसकी वजह से जो है
मृदा अपर्दित होती है। सेकंड, अति पशुचारण, पशुओं को ज़्यादा चराने की वजह से। थर्ड, खनन कार्य, जो खनिज जो है ज़मीन से निकाले जाते हैं उनकी वजह से भूमि जो है खराब हो जाती है। तो ये कारण हमने भूमि निम्नीकरण में भी पढ़े थे, ये वही कारण है। उसके अलावा मानवीय कारण के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं, जैसे पवन जल, इसकी वजह से भी मृदा अपर्दित होती है। जैसे कि जो जल है वो बहता हुआ क्या करता है, गहरी वाहिकाएं बनाता है, मतलब जब जाता है बहता हुआ तो मृदा को काटते हुए गहरी नाली सी बना देता है, जिसको अवनलिकाएं कहते हैं। दूसरा, कई बार जल जो है इतनी तेज गति से बहता है कि ढाल के साथ पूरा जो है जगह को जो है पूरी जो मृदा होती है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। मतलब जब तेज गति से आता है तो मिट्टी भी उसके साथ बह जाती है। ठीक है। दूसरा, पवन के द्वारा भी होता है कि पवन के द्वारा जब मृदा उड़ जाती है, पूरी अपनी जगह से हट जाती है, तो उसको जो है पवन अपरदन कहते हैं। तो ये प्राकृतिक तत्व है, पानी और जो हमारा वायु है, जिसकी वजह से मृदा जो है अपरदित होती है। तो इसके उपाय क्या हैं, किस तरह से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है वन रोपण, कि जिस तरह से वनों को काटा जा रहा है तो दूसरी तरफ हमें वनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए। अति पशुचारण पे रोक, पशुओं की अधिक चराई पर रोक, यानी कि एक ही स्थान पे पशुओं को ज़्यादा ना चराया जाए, अलग जगह पे चराएं। तीसरा, अत्यधिक खनन कार्य पर नियंत्रण लगाया जाए। फोर्थ है सीढ़ीदार कृषि। अभी जो सीढ़ीदार कृषि है, इसका मतलब है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये कृषि अपनानी चाहिए। कृषि का जो ढंग है, सीढ़ी नुमा खेती, इस तरह का इसको जो है ज़्यादा अपनाना चाहिए, ताकि जो अगर पानी या फिर वायु का जब बहाव आता है तो एकदम से मृदा को अपने साथ ना ले जाए। अगर सीढ़ी नुमा कृषि करेंगे तो पानी भी जो है धीरे धीरे बहेगा, एक गति से नहीं आएगा। इसी तरह से वायु भी, तो इस तरह से सीढ़ी नुमा कृषि करनी चाहिए। फिफ्थ है बांध बनाना, पानी की गति को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करना चाहिए। सिक्स्थ आता है कि पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना, यानी कि पेड़ों को एक लाइन में लगा के, जैसे हमने भूमि निम्नीकरण में भी पढ़ा था कि पेड़ों को जो है लाइन में लगा देना चाहिए, जिससे पवन या फिर जल की जो गति होगी पेड़ उसको रोक लेंगे। ठीक है, और मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा उड़ेगी नहीं। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हैं कि हम किस तरह से मृदा के जो अपरदन हो रहा है या फिर भूमि निम्नीकरण हो रही है उनको कैसे रोक सकते हैं। तो ये हमारा जो है लास्ट पार्ट था आज चैप्टर का, और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।